एम आई ऑडिबल? ठीक है। जो जो हमने कल तक कंप्लीट कर लिया था उसमें आप लोगों को कोई इशू है? हमने सारी चीजें प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, इनकी डेफिनेशन, कंक्लूसिव प्रूफ में, प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम, इन सब की डेफिनेशन लाइक सेक्शन 3 और सेक्शन 4 हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें एक बस रेलिवेंसी रह गया था। उसमें आप लोगों को कोई इशू है क्या? एक बार बता दीजिए किसी को इशू है, अदरवाइज कंटिन्यू करते हैं। ऐसा होगा नहीं। अब जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेलिवेंसी की। रेलिवेंसी किसे कहते हैं? ठीक है। तो देखिए, रेलिवेंसी के लिए जो सेक्शन है, हम 1 से लेकर 4 सेक्शन तक तो कंप्लीट कर चुके हैं। रेलिवेंसी के लिए जो सेक्शन आते हैं वो आते हैं 5 से 55। ठीक है। तो रेलिवेंट जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन क्लॉज की बात करते हैं, इंटरप्रिटेशन क्लॉज की, तो वहां पे कुछ नहीं लिखा, वहां ये लिखा हुआ है कि एक फैक्ट रेलिवेंट कब माना जाएगा, एक फैक्ट रेलिवेंट कब माना जाएगा, जब वो एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो कनेक्टेड किसके थ्रू होगा? वो होगा सेक्शन 5 से लेकर 55 के थ्रू। कुछ अलग से डेफिनेशन कुछ नहीं लिखी है, सिंपल सी डेफिनेशन यही लिखी है कि एक फैक्ट रेलिवेंट कब माना जाएगा, एक फैक्ट रेलिवेंट कब माना जाएगा, जब वो एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। कनेक्टेड कैसे होगा? जैसा कि सेक्शन 5 से लेकर 55 में बताया गया। एक बार पढ़ती हूँ फिर मैं आपसे पूछती हूँ। देखिए, वन फैक्ट इज सेड टू, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का रेलिवेंट कब माना जाएगा? वन फैक्ट इज सेड टू रेलिवेंट टू अनदर when one is connected with another with any of the ways which is referred in section 5 to 55, जो हम पढ़ेंगे आगे सेक्शन 5 to 55 में। वैसे यदि कोई फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड होगा तो इसे माना जाएगा रेलिवेंट फैक्ट। और इसकी डेफिनेशन आप लोग कुछ भी देख ले, इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेलिवेंस मीन्स कनेक्शन ऑफ इवेंट्स, और ये कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश होंगे? सेक्शन 5 से लेकर 55 में। ठीक है। ऐसा कुछ हार्ड डेफिनेशन नहीं थी। रेलिवेंट का मतलब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कैसे कनेक्टेड है। सेक्शन 5 से लेकर 55 में जितने भी प्रोविजन दे रखे हैं उसके द्वारा एक फैक्ट यदि दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड है तो इसे माना जाएगा रेलिवेंट। तो अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रेलिवेंट फैक्ट? मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेलिवेंट फैक्ट एंड रेलिवेंट फैक्ट इन इशू, कि रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू में क्या है, डिफरेंस क्या है। तो फैक्ट इन इशू मैंने आपको बता दिया था। फैक्ट इन इशू क्या होते हैं? फैक्ट इन इशू विच इज असर्टेड बाय वन पार्टी और डिनाइड बाय अनदर पार्टी। ठीक है। तो रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू में क्या डिफरेंस है, देखिए। फैक्ट इन इशू क्या होते हैं, मैंने आपको बताया। फैक्ट इन इशू जो क्या होते हैं, अल्टीमेट फैक्ट्स होते हैं। अल्टीमेट फैक्ट्स ऑफ द केस, भाई केस चल क्यों रहा है, केस चल क्यों रहा है, वो तो होते हैं फैक्ट इन इशू। ठीक है। प्रिंसिपल फैक्ट्स कह सकते हैं हम इसे, या फैक्टम प्रोबंडम। ये अभी मैं बताऊंगी क्या होता है फैक्टम प्रोबंडम। फैक्ट्स नीड्स टू बी प्रूव। ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि फैक्ट इन इशू क्या होते हैं, समझना। फैक्ट इन इशू या तो अल्टीमेट फैक्ट, अल्टीमेट फैक्ट्स ऑफ द केसेस, अल्टीमेट फैक्ट्स ऑफ द केस, या बैकबोन ऑफ द केस, जो जिसके आधार पर केस रन कर रहा है। सेकंड, कि क्या है फैक्टम प्रोबंडम। अब ये क्या होता है, फैक्टम प्रोबंडम क्या होता है और फैक्टम प्रोबांडी क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके पास में आएगा। आपको समझ में आए कि फैक्टम प्रोबंडम क्या होता है। जिन फैक्ट्स को प्रूव किया जाना है, जिन फैक्ट्स को प्रूव किया जाना है वो तो क्या होते हैं, फैक्टम प्रोबंडम। और फैक्टम प्रोवांशिया ऐसे कुछ होता है लैटिन में, प्रोवांशिया या प्रोबांडी। जिन फैक्ट्स मतलब जो फैक्ट्स ऑलरेडी प्रूव्ड है, जो चीजें ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो फैक्ट इन इशू क्या होगा, फैक्टम प्रोवंडा होगा। और रेलिवेंट फैक्ट क्या होगा, रेलिवेंट फैक्ट। मान लीजिए फैक्टम प्रोबंडा, कि क्या आप उस दिन कोलकाता में थे, क्वेश्चन है। ये तो क्या है, फैक्टम प्रोबंडा। समझ रहे हो कि क्या आप उस दिन क्या थे, कोलकाता में थे, ये तो है फैक्टम प्रोबंडा। फिर आपने उस दिन की, मान लीजिए जयपुर की एक होटल की टिकट दिखाई, एक होटल की टिकट दिखाई। ठीक है। तो ये होटल की टिकट ऑलरेडी प्रूव्ड है, ये क्या है, फैक्टम प्रोवांशिया। ये क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। एक बार हैंड रेज करो, समझ में आया तो। फैक्टम प्रोबंडम और फैक्टम प्रोबांडी, मतलब प्रोबांशिया या प्रोबांडी जो भी होगा, ये शब्द आते हैं यूज के अंदर। तो ये क्या है, फैक्ट इन इशू अल्टीमेट फैक्ट्स होते हैं जिसके बिहाफ पर, जिसके बेस पर केस चल रहा है। और रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं, जो फैक्ट इन इशू को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ये क्या होते हैं, फैक्टम प्रोबंडा होते हैं, ये फैक्टम प्रोबांशिया होते हैं। इस तरीके से एक बार देखते हैं। देखिए, फैक्ट इन इशू, अल्टीमेट फैक्ट्स, प्रिंसिपल फैक्ट्स, फैक्टम प्रोबंडम, मतलब फैक्ट्स नीड्स टू प्रूव। और रेलिवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं, इट हेल्प्स टू प्रूव और डिस्प्रूव द फैक्ट
एट इशू, फैक्ट्स एट इशू, और इसे क्या बोलते हैं, फैक्टम प्रोबांडी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों शब्द, फैक्टम प्रोबंडा और फैक्टम प्रोबांडी, या प्रोबांशिया भी लिख लीजिए, यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा आता है। फिर ये क्या है, बेस ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस है, और ये पार्ट है, ये भाई जैसे बी का मर्डर हुआ, सेम कि क्वेश्चन है बी का मर्डर हुआ है क्या, या बी का मर्डर मान लीजिए मोहन ने किया है या नहीं किया है, तो ये तो क्या है, ये है फैक्ट, ये फैक्ट इन इशू है। लेकिन मान लीजिए मोहन उस दिन कहाँ था, मोहन बोलेगा कि भाई जहां अपराध हुआ, मैं तो प्ली ऑफ अली भी होता है, कहीं अन्यत्र था, कि जहां अपराध अपराध कोलकाता में हुआ है, मैं उस दिन जयपुर में था, तो मैं कैसे मान सकता हूँ, तो इट इज रेलिवेंट फैक्ट। डिफरेंस याद रहेगा, एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ा है। हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आ गया तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको इसको मेंस प्रोस्पेक्टस से भी पढ़ना है, ये क्वेश्चन मेंस में भी आपके पास में आ सकता है। अब आ जाइए, डिफरेंस समझ में आ गया, शेल प्रेज्यूम हमने पढ़ लिया, सब चीजें कंप्लीट कर चुके हैं, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, ऑफ कोर्स कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो गया, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स स्टार्ट हो गया, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन इसके अंदर सेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है कि आप किस चीज के एविडेंस दोगे, आप किस चीज के एविडेंस दोगे, ऐवे कोई एविडेंस नहीं दोगे, आप एविडेंस दोगे या तो फैक्ट इन इशू के या रेलिवेंट फैक्ट के। आप किस चीज के एविडेंस दोगे, या तो फैक्ट इन इशू के दोगे या रेलिवेंट फैक्ट्स के एविडेंस दोगे, इसके अलावा आप कोई एविडेंसेस नहीं दोगे, ये कहता है सेक्शन 5। ठीक है, evidence may be given of fact and issue or relevant facts, क्या लिखा हुआ है, this section says that in any suit or proceeding evidence may be given of the existence or non-existence of a fact and issue or relevant facts only and not of others। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ, बहुत टाइम लगता है समझने में, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ क्या होता, क्या बोलता है एक्सप्लेनेशन। जिसने कभी भी सीपीसी पढ़ा होगा, सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ा, तो हमको वो चीज याद है कि जब आप अपनी प्लीडिंग प्रस्तुत कर रहे हो, जिस दिन आप अपनी प्लीडिंग प्रस्तुत कर रहे हो, तो उस प्लीडिंग के सपोर्ट में आपको सारे डॉक्यूमेंट क्या करने होते हैं, उनकी कॉपी लगानी होती है, इनिशियल स्टेज पे कॉपी लगानी होती है कि भाई ये हमारी प्लीडिंग है, मान लीजिए ये हमारा प्लेंट है और ये हमारा रिटन स्टेटमेंट है। तो कोर्ट बोलता है कि जिस डॉक्यूमेंट के बेस पर आपकी प्लीडिंग क्या है, आधारित है, जिस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर आपकी प्लीडिंग आधारित है, वो प्लीडिंग, ये जो डॉक्यूमेंट है, आप प्लेंट के टाइम पे, जब आप प्लेंट प्रस्तुत कर रहे हो या रिटर्न स्टेटमेंट प्रस्तुत कर रहे हो, उस टाइम लेकर आओगे, उस टाइम आप लेकर आओगे, अदरवाइज आप लेकर नहीं आ सकते हो। शिवानी और गौरांश, आपको याद है ये चीज मैंने आपको सीपीसी के टाइम पे पढ़ाई थी। यस मैम। ठीक है, तो सब लोगों को समझ में आ गया कि आप यदि प्लेंट प्रस्तुत कर रहे हो या रिटर्न स्टेटमेंट प्रस्तुत कर रहे हो, तो जिस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आप वो प्लेंट प्रस्तुत कर रहे हो या रिटर्न स्टेटमेंट प्रस्तुत कर रहे हो, उसकी कॉपी लेकर आओ। ठीक है, और उसमें स्पेसिफिकली लिख दिया कि यदि आप नहीं लेकर आते हो, यदि आप नहीं लेकर आते हो, तो आगे उस डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करने नहीं दिया जाएगा। एक बार हैंड रेज करो, ये सेंटेंस समझ में आया तो, सबको समझ में आया, सब हैंड रेज कर दीजिए, पोमिता, अंजलि। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लो, अब समझना, क्वेश्चन समझना कि मान लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट रेलिवेंट था, ये डॉक्यूमेंट रेलिवेंट था, लेकिन अब आपके ऊपर कंडीशन लगाई गई कि ये डॉक्यूमेंट को आपको इनिशियल स्टेज पे लाना था, इवन दो द डॉक्यूमेंट्स आर रेलिवेंट, आप इसको नेक्स्ट, आपने सेक्शन 5 में तो क्या कह दिया कि आप क्या ला सकते हो, आप रेलिवेंट फैक्ट्स के लिए या फैक्ट इन इशू के लिए क्या लेकर आ सकते हो, एविडेंस लेकर आ सकते हो। अब ये डॉक्यूमेंट चाहे एविडेंस हो, लेकिन आप यदि इनिशियल स्टेज पे नहीं लेकर आए, तो अब आप बाद में भी नहीं लेकर आ सकते, ये सीपीसी रोक देता है, ये सीपीसी रोक देता है। तो यही एक सेक्शन 5 की एक्सप्लेनेशन कह रही है, क्या कह रही है सेक्शन 5 की एक्सप्लेनेशन, कि this section shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being enforced relating to CPC। कि यदि किसी इंसान को
सीपीसी ने डिसएंटाइटल बना दिया है, यदि किसी इंसान को सीपीसी ने डिसएंटाइटल बना दिया है, तो ऐसा नहीं है ये सेक्शन उस इंसान को एनेबल नहीं कर देता कि आप क्या कर दो, उस मतलब उससे रिलेटेड कोई एविडेंस दे दो। समझ में आ गया? एक बार हैंड रेज कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन लिटरली मैं आपको बोल रही हूँ, नहीं समझ में आती है सेक्शन 5 की एक्सप्लेनेशन, नहीं समझ में आती है, लेकिन हमें सीपीसी का थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि यदि सीपीसी ने कहा है कि आप डिसएंटाइटल हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्शन 5 बोल रहा है कि रेलिवेंट फैक्ट्स लेकर आ सकते हो। सीपीसी ने डिनाई करा है तो आप क्या हो, यू आर नॉट एंटाइटल, यू आर नॉट एंटाइटल टू प्रोड्यूस, क्योंकि सीपीसी ने मना कर दिया, तो आप हम एविडेंस की बात नहीं सुनेंगे। और कुछ देखते हैं, और कुछ क्या लिखा हुआ है। The main purpose of this section to limit the scope of evidence, ठीक है। और the emphasis of this section is on the last word not of others, ठीक है। ये मैंने, ये देखो अब आते हैं वापस, क्योंकि अब हम फ्रेश क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी वापस से मैं बता देती हूँ। रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, मैंने आपको क्या कहा कि कोई फैक्ट रेलिवेंट हो सकता है, जो फैक्ट इन इशू या मतलब कोई भी एविडेंस रेलिवेंट हो सकते हैं जो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर रेलिवेंट फैक्ट क्या हो, एडमिसिबल हो। तो आपने एक चीज समझी कि रेलिवेंट फैक्ट क्या है, रेलिवेंट फैक्ट का जो एरिया है वो वाइडर है, रेलिवेंट फैक्ट्स का जो एरिया है वो वाइडर है, लेकिन जो एडमिसिबिलिटी है, एडमिसिबिलिटी का एरिया क्या है, थोड़ा सा नैरोअर है। ठीक है, तो एडमिसिबिलिटी किस पे डिपेंड हो सकती है, रेलिवेंसी तो मतलब सारी जो चीजें जो रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है वो रेलिवेंसी हो सकती है, लेकिन एडमिसिबिलिटी किस पे बेस्ड होती है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि कोई केस को, कोई भी चीज को एडमिट, कोई भी एविडेंस को एडमिट करना है या नहीं करना है, ये कोर्ट एडमिसिबल बनाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्वर्सेशन बिटवीन स्पाउसेस, कॉन्वर्सेशन बिटवीन स्पाउसेस ड्यूरिंग मैरिज, मतलब यदि शादी के दौरान पति पत्नी के बीच कोई भी कॉन्वर्सेशन होती है, तो इवन दो इट कुड बी रेलिवेंट, ये रेलिवेंट हो सकती है, लेकिन सेक्शन 122 या जैसा भी, एक बार शायद 122 ही है, वो क्या करता है, डिनाई कर देता है। तो चाहे ये सेक्शन, चाहे ये चीजें क्या है, रेलिवेंट है, लेकिन ये एडमिसिबल नहीं है। तो एक बार पढ़ते हैं, यही कुछ लिखा हुआ है। रेलिवेंसी, तो इसका क्या क्वेश्चन बनता है, इसका क्वेश्चन उसमें भी आया था, केस में मतलब एग्जाम में भी आया था कि क्या रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी कोएक्सटेंसिव है या एक दूसरे के सिनोनिम है, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं, नो, कि भाई रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी साथ साथ नहीं चलती है, ना ही एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है, एक बार फिर भी देख लेते हैं। Relevancy is the touchstone of admissibility. The expression relevancy and admissibility are often taken to be synonym, but they are not the same. Their legal implications are different. All admissible evidence are relevant, but all relevant evidence are not required to be admissible. There are few differences between relevancy and admissibility. Relevancy is based upon logic and probability. Admissibility is not based on logic but strict rule of law. ठीक है, ये किस पे एम्फसाइज करता है, ये एम्फसाइज करता है facts is necessary to prove before the court. Between relevancy and proof it acts a decisive, मतलब एक अच्छा फैक्टर के तौर पे ये काम करता है। ठीक है, रेलिवेंसी इज बेसिकली अ कॉज, एडमिसिबिलिटी इज बेसिकली अ इफेक्ट। ठीक है, डिफरेंस बनाने वाले ने बना दिए। Relevant facts are not required to be admissible in every case. Admissible facts are required to be relevant. Court has power to apply discretion in relevancy. The discretion cannot be applied by the court in admissibility. ठीक है, थोड़ा सा लाइन आप उसको बना लेना कि कोई चीज रेलिवेंट है, आप सिंपल सा बताओ कि कोई चीज रेलिवेंट कब हो जाती है, जब वो फैक्ट इन इशू या किससे रेलिवेंट होती है, रेलिवेंट फैक्ट से रेलिवेंट होती है। लेकिन कोई चीज एडमिसिबल कब होगी, जब कोई कोर्ट, सारी चीजों को मद्देनजर देखते हुए, एविडेंसेस के सारे रूल्स को मद्देनजर देखते हुए क्या करेगा, उसको एडमिसिबल बनाएगा। सेक्शन शायद 137 है, एक बार देख लेते हैं सेक्शन 137।
ऊपर ऊपर से इसमें देख लेते हैं। 137 नहीं है, 136 है। ठीक है। सेक्शन 136 जस्ट टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, कि यदि कोर्ट क्या, यदि कोई भी पार्टी क्या करना चाहती है, किसी फैक्ट का एविडेंस देना चाहती है, तो जज उससे पूछेगा कि भाई ये एविडेंस किस मैनर में दिया जा रहा है, ये एविडेंस किस मैनर में दिया जा रहा है, क्यों ये एविडेंस रेलिवेंट है। फिर यदि उसको लगता है कि ठीक है, इस एविडेंस को क्या कर लिया जाना चाहिए, एडमिट कर लिया जाना चाहिए, तो जज एडमिट कर लेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। समझ में आया। रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी का देखो, लिखना आपको ही है, लिखना आपको ही है, नोट्स में आपको दूंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एविडेंस तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, एविडेंस में आप किसी चीज को नकार के चल ही नहीं सकते हो। एविडेंस की एक एक लाइन में मतलब बहुत अच्छे अच्छे इंटरप्रिटेशन छुपे हुए हैं। एक बार हैंड रेज कर दो, रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। ठीक है, सिंपल सा, अच्छे से आप प्रेजेंटेशन अच्छे से करके आओ ना एग्जाम में, आप आराम से ये गोला बनाकर आ जाओ। ठीक है, प्रेजेंटेशन सुंदर तरीके से करके आओ कि भाई ऑल एडमिसिबल फैक्ट कुड बी रेलिवेंट बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल रेलिवेंट फैक्ट कुड बी एडमिसिबल। ठीक है। फिर जैसे आप मान लीजिए कि आपको आता नहीं है और आपने बस एग्जाम में बस ये कि मैम ने समझाया था, मैम ने समझाया था, तो आप क्या लिख कर आओगे कि रेलिवेंसी। समझना, मान लीजिए कि हम ये स्क्रीन नहीं देख रहे हैं और हमें याद नहीं है, बस आपको पता है कि रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी थोड़ा थोड़ा मैम ने बताया, तो समझो कि रेलिवेंसी जो सेक्शन 5 से लेकर 55 तक कनेक्टेड है। समझ में आया। फिर रेलिवेंसी के बारे में आपने लिखा, एडमिसिबिलिटी सेक्शन 136 बताता है, 136 बताता है, ये दोनों को आपने लिख दिया। फिर आपने लिखा रेलिवेंसी के एग्जाम्पल, रेलिवेंसी के एग्जाम्पल लिख दिए। फिर आपने लिखे एडमिसिबल के एग्जाम्पल। ठीक है। फिर आपको कोई एक दो केस लॉस वगैरह दिख रहा हो, ठीक है, वो लिख दो। या फिर आप ये थोड़ा सा गोला बना के आ जाओ कि सर, ये गोला बना कर आ जाओ कि रेलिवेंसी थोड़ा सा वाइडर नेचर का है और जो एडमिसिबिलिटी है नैरोअर नेचर का है। फिर आप दोनों के बीच में डिफरेंस लिख दो, दोनों के बीच में डिफरेंस लिख दो, हो गया आपका 3 या 4 नंबर का, इससे ज्यादा का आएगा नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम। ठीक है, आगे समझ में कैसे प्रेजेंट करना है, आ जाइए और देखते हैं। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सारे इंपॉर्टेंट लगेंगे। सेक्शन नंबर 6 बात करता है क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। देख, कई बार आपने केस लॉ सुना होगा, आर वर्सेस फॉस्टर। जनरल रूल क्या होता है कि हेयर से एविडेंस, सुने सुनाए जो एविडेंस होते हैं, सुने सुनाए साक्ष्य को कोर्ट एडमिसिबल नहीं करता है, लेकिन इसका क्या है, सेक्शन नंबर 6 इसका एक्सेप्शन है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये सेक्शन नंबर 5 दे रखा है, अनलेस उसमें और किसी में कुछ डिफरेंस नहीं। ठीक है। हियरसे एविडेंस का कि भाई सुनी सुनाई बातों को क्या नहीं माना जाता, सुनी सुनाई बातों को कोर्ट एडमिट नहीं करता, एज एन एडमिशन को क्या नहीं करता, एडमिट नहीं करता, एक्नोलेज नहीं करता। देखिए सेक्शन 6 क्या कहता है, केस लॉ से समझते, आर वर्सेस पोस्टर, कि भाई मान लीजिए क्या हुआ, एक इंसान था, एक इंसान ने तेज गति से ट्रक को जाते हुए देखा। ट्रक नॉर्मली इतनी तेज गति से नहीं चलते हैं, लेकिन मान लीजिए एक ए नाम का पर्सन है, इसने इस ट्रक को मान लीजिए 80 की या 100 की स्पीड से, मतलब एक ऐसे एरिया में जहां पर 30 या 40 की स्पीड से चल सकता है ट्रक, वहां पे ट्रक को 80 की स्पीड से जाते हुए देखा। अब देख लिया जाते हुए, यहाँ पे जैसे ही जाते हुए देखा तो ये देखा कि भाई हुआ क्या है, बी का एक्सीडेंट हो रखा था, मतलब बी खून से लथपथ था। ए ने बी को मरते हुए नहीं देखा, खून से लथपथ था। अब जैसे ही इससे पूछा बी से कि ए ने कि भाई क्या हुआ, भाई वो जो ट्रक जा रहा है, वो बी बोल रहा है कि जो ट्रक जा रहा है उसने मेरा क्या कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया। और ये कहकर क्या कर, बी क्या हो गया, मर गया। बी क्या हो गया, मर गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ए ने तो बी को मरते हुए नहीं देखा, या ए ने तो बी को मतलब मरते हुए तो देखा, ए ने तो बी को ट्रक ट्रक से टक्कर मारते हुए नहीं देखा, लेकिन ये जो ट्रक से इसने टक्कर, ये इसने जो ट्रक को जाते हुए देखा था, तेज स्पीड में जाते हुए देखा था, तेज स्पीड में, ये क्या हो जाएगी, ये रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे। ये इस केस के क्या थे, फैक्ट्स थे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स है। क्या है, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स है।
समझ में आ गया? एक बार हैंड रेज करो, पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार हैंड रेज करो, सबको समझ में आया? और भी बहुत सारे क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स होते हैं, वो हम धीरे धीरे एक बार आगे देखते हैं, क्योंकि हमें पहले बेस समझना था। क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, इसे रेस जेस्टे कहा जाता है। ठीक है, अभी बहुत अच्छे से, मतलब मेंस का क्वेश्चन है, आराम से मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या लिखा हुआ है देखिए। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। तो भाई साहब हमको रेस जेस्टे याद नहीं करना है, एक बार देखते हैं बीएसए में रेस जेस्टे लिखा हुआ है क्या, पता चले कि सेक्शन 6 बीएसए। वैसे तो ऊपर लिखा हुआ है सेक्शन 6 में, 5 में तो क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 4 है, सेक्शन 5 नहीं है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेस जेस्टे लिखा हुआ है, कहीं पे रेस जेस्टे नहीं लिखा हुआ। हमारे भारतीय जो भारत का कानून है उसमें लिखा हुआ है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। यहाँ पे वर्ड रेस जेस्टे नहीं लिखा हुआ है। नोट्स में यदि मैंने लिख भी दिया है तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर, मतलब ऐसे करके चलना। ये जो रेस जेस्टे वर्ड दिया गया है ये इंग्लिश लॉ से लिया गया है। इंग्लिश लॉ में ये जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं ना सेक्शन 6 के, वो इंग्लिश लॉ में रेस जेस्टे के नाम से जाने जाते हैं। याद रहेगा कि रेस जेस्टे ऐसे होता है ना, जैसे सेक्शन नंबर 6 रेस जेस्टे वर्ड नहीं है, क्या लिखा हुआ है? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। जैसे हम सेक्शन नंबर 10 सीपीसी का पढ़ते हैं तो लोगों को लगता है रेस सब्जुडाइस लिखा हुआ है, वहां पे रेस सब्जुडाइस नहीं लिखा, वहां क्या लिखा हुआ है? स्टे ऑफ सूट लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना है आपको ये चीजें कि रेस जेस्टे नहीं है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन उसका नाम। तो देखिए, this section declares the facts to be relevant which is so connected, सबसे पहला word so connected with a fact in issue as to form the part of the same transaction whether they occurred on the same time, same place, different time or different place. This section based on English principle which is known as res geste। भाई क्या बोला कि एक फैक्ट क्या होगा, एक फैक्ट क्या होगा? रेलिवेंट होगा। जो फैक्ट इन इशू से, जो फैक्ट इन इशू से इतना भयंकर कनेक्टेड है, उसने वर्ड लिखा है सो कनेक्टेड, सो कनेक्टेड है। ठीक है, सारे फैक्ट्स जो रेलिवेंट फैक्ट, मतलब रेलिवेंट होंगे, जो फैक्ट इन इशू से सो कनेक्टेड हैं, चाहे ये ऑकर्ड हुए हो, चाहे ये ऑकर्ड हुए हो एट द सेम टाइम और सेम प्लेस और एट द डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस। डेफिनेशन याद हुई? इंडियन एविडेंस एक्ट के एक एक शब्द आपको याद रखने हैं। मैं बोल रही हूँ एक एक शब्द कि मैंने क्या बोला, ऑल फैक्ट्स आर रेलिवेंट। ठीक है, ऑल फैक्ट्स आर रेलिवेंट विच आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू इवन दो दे ऑकर्ड एट द सेम टाइम और सेम प्लेस और एट द डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस। एक बार हैंड रेज कर दो, जतिन सर, कोमिता, ऋषिका। लाइन समझ में आ गई? ठीक है, अब आ जाइए क्या क्या लिखा हुआ है। आपको ये सारी मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं 100 बार बोलूंगी। जो जो हम पढ़े आप अपने जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है ना, बाकी का सारा अभी तो लेट इट गो ऐसे करके करो। लेकिन जो शब्द हमने बेयर एक्ट में पढ़े हैं, आप जैसे क्लास खत्म हो लिख कर देख लेना, लिख कर देख लेना। इतनी इतनी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब देखिए, मीनिंग ऑफ रेस जेस्टिंग पढ़ते हैं। क्या लिखा है मीनिंग ऑफ रेस जेस्टिंग? It is a Latin word which means things done
और वर्ड्स स्पोकन इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। भाई रेस जेस्टे का जो सामान्य अर्थ इंग्लिश में निकाले तो इसे कहा जाता है कोई भी शब्द जो कहे हैं या बोले हैं इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। इट इज द रूल ऑफ एविडेंस, इट गिव्स राइज टू अनसर्टेनिटीज। In simple words, those facts which form the part of same transaction are called res gestae. In Indian law, the above principle is found in section number 6, which states that those facts which are not an issue, इस वो facts जो issue में नहीं है, जो facts issue में नहीं है, but they are so connected with the fact in issue as to form the part of same transaction, even though they occurred at the same time and same place और डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेस। ठीक है, और कुछ अब आ जाते हैं केस लॉ। ये सब ठीक है, ये सब पढ़ लेना आप। इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ हेयरसे रूल ऑफ एविडेंस, दैट इज हेयरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। देखिए आर वर्सेस फोस्टर, ये सारे केस लॉज हम पढ़ते हैं। The witness had seen only speeding vehicle and not the accident. The injured person explained the nature of accident. He was allowed to give evidence of what was the disease says because it was the part of same transaction. रतन वर्सेस क्वीन, इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता देती हूँ क्या हुआ था। ठीक है, इतने सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। रतन वर्सेस क्वीन में क्या हुआ था, एक वाइफ थी, उसने क्या करा, पुलिस वाले को कॉल करा, पुलिस वाले को कॉल करा कि मेरा पति मुझे मार रहा है, ऐसा कुछ करके कॉल कर दिया कि मेरा पति मुझे मार रहा है। और जैसे ही पुलिस वाली वहां पहुंचा, जैसे ही पुलिस वाले वहां पहुंचे तो वो मर गई थी, तो वो मर गई थी। तो ये जो कॉल किया था ना, ये जो कॉल किया था, पुलिस वालों ने तो नहीं देखा, पुलिस वालों ने नहीं देखा कि उसके पति ने मारा या नहीं मारा, लेकिन ये जो कॉल किया गया था ना, इसे माना गया रेस जेस्टे का पार्ट। इसे सो क्लोजली कनेक्टेड क्या माना गया, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स माने गए। तो इसे क्या मान लिया गया, इसे रेलिवेंट मान लिया गया। मैं एडमिसिबल वर्ड नहीं बोल रही हूँ, 5 से 55 में जो वर्ड है वो है रेलिवेंट मान लिया गया। वापस बोलो, ऑल द फैक्ट्स, यहाँ पे देखो अच्छे से राइटिंग में लिखते हैं, इस पे लिखते हैं ताकि आपको याद रहे। ऑल फैक्ट्स विच आर नॉट फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू, so connected with fact in issue as forming the part of same transaction, whether they occurred at the same time, place or different time or place are relevant, are relevant। ठीक है, तो आपने याद किया, इसके बाद में हमने क्या कर लिए, इसके बाद में हमने 2 केस लॉ लिख दिए। भाई मत सफिशिएंट है, इससे ज्यादा हमको समझने की जरूरत नहीं है। और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एफआईआर लॉस की गई, ये सब चीजें रेलिवेंट। अब क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, ठीक है, द जेस्चर मेड बाय द विक्टिम हु वाज डाइंग दैट द अक्यूज्ड हैज किल्ड हर एंड ये सब क्या आते हैं, ये सब रेस जेस्टे के प्रीव्यू में आते हैं। और कुछ देख लेते हैं, सारे केस लॉज आप देख लेना। अब देख लीजिए इसका कंक्लूजन। मैंने आपको कई बार बताया है, जो बच्चे नए हैं मैं बता देती हूँ, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को आपको मेंस में अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले प्रोविजन लिख कर आओ, सबसे पहले प्रोविजन लिख कर आओ, फिर क्वेश्चन लिख कर आओ, क्वेश्चन लिख कर आओ कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसके बाद में क्या लिख कर आओ, कंक्लूजन लिख कर आओ। तो अब मैंने रेस्ट जेस्टे को, आपने प्रोविजन लिखे, क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन में आपने क्या लिखा, आंसर में आपने केस लॉ भी डाल दिया, और कंक्लूजन लिखा रेस्ट जेस्टे में, क्या कंक्लूजन लिखा। In this way, res geste covers all the acts done and gesture statement made during the happening of crime, immediately before or after such crime, at same time, same place, at different time, different place। और कुछ समझ में आ गया होगा, कोई आपको मतलब, आई होप आप 70% तो लिख कर आ सकते हो।
70% तो आप लिख कर आ सकते हो जब आपसे पूछा जाए व्हाट आर क्लोजली कनेक्ट। वैसे तो क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स में 5 से 55 सब आएंगे, लेकिन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? सेक्शन नंबर 6 से। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, सबको समझ में आ गया तो ठीक है। अब आ जाओ, अब आ जाओ सेक्शन नंबर 7। मैम इसके इलिस्ट्रेशंस इलस्ट्रेशन देखो, बेरेक्ट में आप एक बार देख लो, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना। सेक्शन नंबर 6 के सारे इलस्ट्रेशन। अब एक काम और करिए, सेक्शन नंबर जितने भी सेक्शन में पढ़ाऊंगी, जितने भी सेक्शन में पढ़ाऊंगी उसके इलस्ट्रेशन खुद पढ़ना, क्योंकि इलस्ट्रेशन जिसमें मुझे लगता है कि यार पढ़ा देने चाहिए, थोड़े बहुत आप पढ़ोगे आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएंगे, ज्यादा इसमें परेशानी नहीं है, अदरवाइज मुझसे पूछ लेना। अब आओ, ठीक है शिवानी, एक बार पढ़ना, नहीं आए तो फिर पूछना, ठीक है। सेक्शन नंबर 7, अब देखिए सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है। अभी हमने पढ़ा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, वो रेलिवेंट है। सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8, 9 आपको याद करने हैं। ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, 8 में लिखा हुआ है मोटिव, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, प्रीवियस कंडक्ट, ये सारे शब्द आपको याद करने। एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस, ये सारे सेक्शन 9 में आएंगे। तो सेक्शन 7 के जो वर्ड है, सेक्शन 7 के जो वर्ड हैं आपको याद रखने, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस, शायद यही शब्द है यहाँ पे सेक्शन नंबर 7 में। अब देखो एक चीज और बताओ, अपॉर्चुनिटी, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, अपॉर्चुनिटी। देखो, जो इंसान क्या करके चला जाता है अकेला, सेक्शन याद करके जाता है, सेक्शन याद करके जाता है, वहां पे क्या लिखा है? ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, लेकिन अपॉर्चुनिटी वर्ड नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब हम सेक्शन में डीप में जाएंगे, डीप में जाएंगे तो वहां पे अपॉर्चुनिटी वर्ड लिखा हुआ है। अब क्या होता है ओकेजन, क्या होता है कॉज, क्या होता है इफेक्ट और क्या होता है अपॉर्चुनिटी, समझिए। देखिए, तो ये सारे मतलब पहला तो यही लिखा हुआ है सेक्शन 7, जब आप पेयर एक्ट से देखोगे कि ऑल द फैक्ट्स विच अराइज, या क्या जो क्या करते हैं, अराइज करते हैं, कॉज अराइज करते हैं, जो ओकेजन अराइज करते हैं, जो कॉज अराइज करते हैं, जो इफेक्ट अराइज करते हैं और जो अपॉर्चुनिटी अराइज करते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स क्या है? रेलिवेंट फैक्ट। जब आप पेयर एक्ट देखोगे उसमें इतना सही लिखा हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए ओकेजन। मान लीजिए, जितना मुझे यूट्यूब से मैंने पढ़ा था उसमें याद है कि मान लीजिए एक लड़के ने एक लड़की का रेप किया, ठीक है, या मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए कि भाई रेप वाली सिचुएशन आ गई। तो जब पता चला, मतलब पता चला जब चीजें आ रही है कोर्ट के सामने, तो देखा कि वो लड़की उस टाइम उस घर में अकेली थी। तो ये बताता है अवसर, टाइम बताता है। क्या बताता है? अब अवसर नहीं बोलेंगे, ये समय बताता है कि भाई ये जो सिचुएशन हुई, ये जो सर्कमस्टांसेस हुए, रेप वाले सर्कमस्टांसेस हुए, उस टाइम ये लड़की क्या थी? अकेली थी। तो ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये भी क्या हो जाएगा? रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। अब आओ कॉज, कारण, ठीक है। इसमें आप देखो, मान लीजिए कि पारुल ने, मोहन ने क्या करी है? बैंक से, बैंक में रॉबरी करी है, तीन मतलब रॉबरी करी, मोहन ने बैंक में रॉबरी करी। तो कॉज, लाइक जब पता चलता है कोर्ट में, कोर्ट के सामने चल रहा है कि मोहन ने रॉबरी करी है, लेकिन जब पता चलता है कोर्ट में कि भाई मोहन को, जब मोहन ने रॉबरी इसलिए करी, मोहन ने रॉबरी इसलिए करी कि मोहन को 10 लाख रुपए अर्जेंटली चुकाने थे कल। तो ये क्या हो गया? कॉज हो गया। तो ये जो 10 लाख रुपए चुकाने थे ना, ये जो 10 लाख का डेट था मोहन पे, ये जो 10 लाख का डेट था मोहन पे, ये भी क्या हो जाएगा? रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। आप कोर्ट के सामने बता सकते हो कि सर मोहन को 10 लाख रुपए की जरूरत थी। अब इफेक्ट, इफेक्ट में कुछ भी हो सकता है, लाइक इफेक्ट में स्टेन ऑन, ब्लड स्टेन होता है ना, कि जब हम देखते हैं नाखूनों के निशान या ब्लड स्टेन्स हो गए या कुछ भी सारी चीजें जो इफेक्ट, जो प्रभाव बता रही है, जो प्रभाव बता रही थी। मान लीजिए कि रॉबरी करी मोहन ने, तो मोहन के फुटप्रिंट्स, मोहन के शूज के फुटप्रिंट्स, या जैसे भी है, मान लीजिए मोहन ने क्या होगा, खोला होगा, गेट खोला होगा बैंक का, तो ये फिंगर इंप्रेशन छोड़ कर गया है ना, या बाद में ये छोड़ कर गया है, इफेक्ट छोड़ कर गया है। तो ये सारी चीजें क्या होगी? ये सारी चीजें किसके अंदर? ये सारी चीजें भी क्या है? रेलिवेंट है। ये सारी चीजें रेलिवेंट है। और अपॉर्चुनिटी, लास्ट में आपने शब्द याद करना है, याद कर लो, ये सेम ही है, बस थोड़ा सा ही। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर।
कि कब उस इंसान को अवसर मिला, कब उस इंसान को अवसर मिला कि भाई वो क्या कर दे, वो क्या कर दे, ऑफेंस कमिट कर दे। तो आपने सेक्शन 7 में क्या याद करा? अब आप मेरा इसके इलस्ट्रेशन देख लेना, सेम टू सेम ऐसे कुछ इलस्ट्रेशन देख लिखे हैं। क्या बोला मैंने? ओकेजन, कॉज, इफेक्ट और अपॉर्चुनिटी, ये सब क्या है? रेलिवेंट फैक्ट। देखते हैं एक बार, देखिए, facts which are occasion, cause, effect of fact in issue or relevant fact. Facts which is the occasion, cause or effect of relevant fact or fact in issue constitute a state of thing under which they happen. फिर afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant. हमने ये दोनों तीनों चीजें पढ़ी और अफोर्ड मतलब ऐसा कुछ उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें रेलिवेंट है। क्या क्या लिखा हुआ है? ओकेजन, circumstances in which the event has occurred। मैंने क्या बोला? उस परिस्थितियां मतलब समय, समय कि भाई जिस टाइम ये ऑफेंस ऑकर्ड हुआ उसे क्या कहा जाता है? ओकेजन। कॉज often explains why a particular act was done। Effect throws light on happening and nature of the act done। Opportunity circumstances which provides opportunity for the happening of a fact and issue are relevant। State of things explains about the fact that the person already knows or familiar with the person or thing। जब हम पढ़ते हैं लास्ट सीन थ्योरी, देखो समझना, लास्ट सीन थ्योरी पढ़ते हैं, कभी आप लोगों ने, कभी आपके सामने आएगा लास्ट सीन थ्योरी, तो आपको ये लिखना है कि ये लास्ट सीन थ्योरी को इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया है। लेकिन जब हम सेक्शन नंबर 7 पढ़ते हैं या सेक्शन नंबर 5 पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, तो वहां पे हमें कहीं ना कहीं इसके तत्व मिलते हैं, इसके तत्व मिलते हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट किया गया। अब कैसे? अब आपने देखा, मान लीजिए कि पारुल और मान लीजिए शिवानी, या शिवानी को क्या मान लीजिए, कोई भी है, एक लड़की है, मान लीजिए मोहक करके कोई एक लड़की है, ठीक है, पारुल और मोहक करके एक लड़की है। इन दोनों को साथ में देखा गया था रास्ते में, साथ में रास्ते में देखा गया था। और ये दोनों लड़कियां, ये मान लीजिए एक होटल में रुकी, एक होटल में रुकी, और अगले दिन मोहक, ये जो मोहक नाम की लड़की है, इसका क्या हो जाता है? मर्डर हो जाता है। तो लास्ट सीन थ्योरी, क्योंकि लास्ट में किसके साथ देखा गया था? किसके साथ देखा गया था? पारुल को मोहक के साथ देखा गया था। तो लास्ट सीन थ्योरी क्या बताती है? पारुल को अपॉर्चुनिटी बताती है। क्या बताती है? अपॉर्चुनिटी बताती है, पारुल के लिए अपॉर्चुनिटी शो करती है कि पारुल ने ही किसको मारा होगा? मोहक को मारा होगा। देखिए पढ़िए, last in theory derives its relevance from this section, which is called the doctrine of inductive logic. In the last scene theory, the person who was last present with the victim would have a reasonable opportunity to commit the crime। अब सेक्शन 7 के भी किस तत्व से एक्सट्रैक्ट किया गया है लास्ट सीन थ्योरी को? अपॉर्चुनिटी से। किससे एक्सट्रैक्ट किया गया है? अपॉर्चुनिटी से एक्सट्रैक्ट किया गया है। केस लॉ वगैरह कुछ देखते हैं इसके अंदर है क्या? ठीक है। अब आपसे पूछा गया, क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का, लास्ट सीन थ्योरी के बारे में बताओ। तो आप जनरली क्या लिखोगे? अब एकदम से आप इसमें प्रोविजन नहीं लिख सकते, एकदम से आप इसमें प्रोविजन नहीं लिख सकते, क्योंकि सेक्शन, जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करेंगे तो कहीं भी लास्ट सीन थ्योरी को डायरेक्टली नहीं बताया गया। तो आपको थोड़ा सा नरेशन लिखना पड़ेगा कि लास्ट सीन थ्योरी को इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है। लेकिन जब हम लास्ट तीन थ्योरी के जो भी एसेंशियल्स हैं देखते हैं कि किसी पर्सन को किसी पर्सन के साथ में लास्ट देखा गया था, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे? प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन लिखोगे सेक्शन नंबर 7 की, विच शोज कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट स्टेट ऑफ थिंग, और फर्स्ट क्या था? ओकेजन। ठीक है, विच शोज ओकेजन, कॉज, इफेक्ट और स्टेट ऑफ थिंग और अपॉर्चुनिटी। तो जब हम लास्ट सीन थ्योरी को इस सेक्शन से इंटरकनेक्टेड करते हैं तो पता चलता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, वो लास्ट सीन थ्योरी में क्या है? थोड़ा सा इंक्लूसिव है, मतलब समाहित है। फिर आप लिख सकते हो कि भाई जिस पर्सन को लास्ट सीन, मतलब जिस पर्सन की मान लीजिए मर्डर हुआ है, या जिस पर्सन के साथ में, विक्टिम के साथ में
ऑफेंस कमिट हुआ है, जिस विक्टिम के साथ में ऑफेंस कमिट हुआ है, यदि अक्यूज्ड लास्ट सीन थ्योरी में उसको मिला था, मतलब किसी ने कोई किसी ने देखा था उसको लास्ट में, तो हम इससे प्रिज्यूम कर सकते हैं कि उसको ऑफेंस करने की क्या मिली थी, अपॉर्चुनिटी मिली थी। ठीक है, ऐसा करके आपने कंक्लूजन लिख दिया। ठीक है, समझ में आया? एक बार हैंड रेज करो। याद करते जाना है, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट और स्टेट ऑफ थिंग भी वर्ड लिखना, और अपॉर्चुनिटी। तो सेक्शन, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें रेलिवेंट। ठीक है, याद करते जाओ क्या क्या रेलिवेंट है। इग्नोर मारो कौन सा सेक्शन है, इग्नोर मारो, क्योंकि बीएसए में आप परेशान हो जाओगे। सबसे पहले हमने याद किया फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। इसके बाद हमने पढ़ा ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग और अपॉर्चुनिटी, सब रेलिवेंट है। अब आओ मोटिव, सेक्शन नंबर 8, मोटिव, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। अब आ जाओ मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। कैसे? एग्जाम्पल, मोटिव। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कॉज और मोटिव में, कॉज और मोटिव में, वो मैं अपन अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि कॉज अभी हम कारण भी तो पढ़ कर आए। एक हमने कारण पढ़ा ना, कि इसको पैसे की जरूरत थी, इसको पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने क्या करा, उस पर्सन बैंक में रॉबरी करी। तो मोटिव क्या होता है? मोटिव थोड़ा सा वाइडर वर्जन है। ठीक है, कॉज एक स्मॉल चीज है, कॉज मतलब स्मॉल चीज है। मोटिव मान लीजिए कि देखो समझिए कि पारुल और गौरांश, पारुल और गौरांश मान लीजिए एक इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट खड़े होते हैं। गौरांश को नहीं मारेंगे, मोहन एज अ कैंडिडेट खड़े होते हैं एक इलेक्शन में, समझना। तो पारुल के पास में क्या मोटिव है? पारुल के पास में मोटिव है इलेक्शन जीतना। पारुल का क्या मोटिव है? इलेक्शन जीतना। ठीक है, इसका मोटिव मोहन को मारना नहीं है, इसका मोटिव है इलेक्शन जीतना, मतलब एंड इसका क्या है? इलेक्शन जीतना। तो इसने क्या कर दिया? मोहन को मार दिया। क्या कर दिया? सॉरी, मोहन को मार दिया। ठीक है, मोहन को मार दिया। तो जो मोटिव है वो क्या होता है? एंड रिजल्ट होता है, ताकि मोहन मर जाए तो सामने कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं हो। समझ में आया? थोड़ा सा मोटिव समझ में आया? मोटिव थोड़ा सा वाइडर, मतलब एंड कॉज की एंड में क्या है उस चीज का, उस चीज का रिजल्ट क्या है, इस चीज का रिजल्ट है एंड में इलेक्शन जीतना, इलेक्शन जीतना। तो मोटिव थोड़ा सा वाइडर वर्जन है। कैसा वर्जन है? वाइडर वर्जन। एक बार देखते हैं मोटिव क्या है, इसमें लिखा होगा। देखिए, motive is that motive is that which moves a man to do a particular act. It is inducement to do something. It works as a fuel for the intention. Establishing a motive can help the prosecution to prove its case. समझ में आया? मोटिव थोड़ा सा क्या है? इंड्यूसिंग वर्जन है। क्या है? इंड्यूसिंग वर्जन। ठीक है, अब यहाँ पे और भी क्वेश्चन आते हैं, समझना। मोटिव और इंटेंशन में क्या डिफरेंस है? देखो, मोटिव मैंने आपको क्या बोला? मोटिव क्या है? एंड रिजल्ट है। मोटिव क्या है? एंड रिजल्ट है। मेरा किसी इंसान को मारने का क्या है? मारने का नहीं, मेरा किसी इलेक्शन को जीतने का क्या है? मकसद है। ठीक है, तो ये तो है मोटिव। फिर मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से क्या खरीद रही हूँ? मैंने उसके लिए पॉइजन खरीदा है। ठीक है, तो ये इंटेंशन है, ये इंटेंशन है। इंटेंशन तो क्या है? इंटेंशन एक जरिया है, इंटेंशन एक जरिया है, मोटिव एंड रिजल्ट। एक बार मैं इसको आपको और एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन आपको जनरल मीनिंग में समझ में आया कि मोटिव और इंटेंशन एक अलग अलग चीज है। मोटिव और इंटेंशन एक अलग अलग चीज है। इंटेंशन तो फ्यूल है, जिससे क्या होगा? मोटिव कंप्लीट होगा।
इंटेंशन, ये एंड स्टेज है, ये मीन है, ये मीन है, इसके द्वारा आपका मोटिव क्या होगा, कंप्लीट होगा। समझ में आया? एक बार मोटिव और इंटेंशन में, कॉज और मोटिव में क्वेश्चन नहीं पूछते, वो पूछते मोटिव और इंटेंशन में क्या डिफरेंस है। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, मैं इसमें भी देख लेती हूँ, एक बार आपको दिख जाए तो। यही लिखा हुआ है कि मोटिव तो क्या है, एक्शन है। मोटिव क्या है, एक्शन, सॉरी, इंटेंशन क्या है, इंटेंशन तो माइंड में जो एक्शन चल रहा है वो है। जबकि मोटिव क्या है, मोटिव एक रीजन है, मोटिव एक क्या है, रीजन है। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कोई इंसान का मोटिव, किसी इंसान का मोटिव क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है कि भाई इसने ये काम क्यों किया, ये काम क्यों किया, क्यों इंड्यूस हुआ ये ऑफेंस करने के लिए। तो ये तो क्या है, रेलिवेंट फैक्ट। अब आते हैं प्रीवियस कंडक्ट। शब्द से ही समझ रहा है कि किसी इंसान ने कुछ प्रीवियस कंडक्ट किया है, ठीक है, तो ये भी रेलिवेंट है। और किसी इंसान ने सब्सिक्वेंट कंडक्ट किया है, किसी इंसान ने सब्सिक्वेंट कंडक्ट किया है, तो ये भी रेलिवेंट। अब सब्सिक्वेंट, प्रीवियस कंडक्ट तो समझ में आ गया कि कोई इंसान कुछ काम पहले कर रहा है, ऑफेंस के पहले कर रहा है, तो ये रेलिवेंट। अब सब्सिक्वेंट कंडक्ट कैसे, समझिए कि मान लीजिए कि ए ने बी को मारा, ए ने बी को मारा, ठीक है, फिर क्या हुआ, ए बी को मारने के बाद भाग गया, भाग गया, तो ये क्या है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ये क्या है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, ये भी रेलिवेंट है, ये भी क्या है, रेलिवेंट है। अब देखिए, मान लीजिए प्रिपरेशन, प्रिपरेशन क्या रेलिवेंट है, ए ने बी को मारा, ए ने बी को मारा, ठीक है। अब क्या होता है कि जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, जब भी इसकी जो भी हुई थी, सर मतलब क्या होता है, एफएस जो भी होता है रिपोर्ट, लास्ट में लेकर जाते हैं ना, कहाँ लेके जाते हैं, सर्जन के पास में, पोस्टमार्टम सर्जरी हुई। तो अभी ये क्वेश्चन है कि ये फैक्ट एंड इशू है, क्या ए ने बी को मारा। तो फिर जब इसकी वो आई, रिपोर्ट आई, तो वहां पे ना इसको पता चला कि जो बी है वो एक पॉइजन खाने से मरा, पॉइजन खाने से मरा था। और ए ने सेम पॉइजन एक शॉप से खरीदा था, एक शॉप से खरीदा। तो आपको पता है प्रिपरेशन जनरली पनिशेबल नहीं होता है, प्रिपरेशन जनरली पनिशेबल नहीं होता है, एक्सेप्ट सेक्शन 122 आईपीसी, सेक्शन 126, और ये शायद 3, कि प्रिपरेशन फॉर डकैती आपका पनिशेबल है। ये वेजिंग वॉर के लिए आपने कुछ प्रिपरेशन करी है, तो वो पनिशेबल है, अदरवाइज प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होता है। तो लेकिन पनिशेबल नहीं है, लेकिन क्या हो सकती है, रेलिवेंट, क्या हो सकता है, रेलिवेंट हो सकता है। वापस बोलेंगे, हमने 4 शब्द याद करें, मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ये सब चीजें क्या होती है, रेलिवेंट होती है। आ जाइए, क्या देखते हैं सेक्शन 8 में क्या लिखा हुआ है। Any fact is relevant. Any fact is relevant which shows or constitute motive preparation for any fact in issue or relevant fact. ये तो सेक्शन 8 के ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। फिर कंडक्ट, conduct whether previous or subsequent, whether previous or subsequent of any party or agent to any proceeding or suit in reference to such suit or proceeding, in reference to such fact in issue or relevant fact of any person against whom an offense is subject to of proceeding। किस किस का कंडक्ट बताया इसने, इसने दोनों का कंडक्ट बता दिया। किस किस का कंडक्ट बताया, दोनों का कंडक्ट बताया। किसका, फर्स्ट जो पार्टी है उनका, और पार्टी के एजेंट्स का भी कंडक्ट बता दिया। और दूसरा, जिस पार्टी के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, लाइक जो विक्टिम है, उसका भी प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट इसने क्या बताया, रेलिवेंट बताया। एक बार हैंड रेज कर दो, मोटिव,
प्रिपरेशन, प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट। और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट किसका? पार्टीज का। पार्टीज का प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट उनके एजेंट का, और विक्टिम जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है उसका भी प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या है? रेलिवेंट है। अब if such conduct influences by any fact in issue or relevant fact, अब ये influences का बात क्या है? मतलब इन्होंने क्या कहा कि यदि वो इन्फ्लुएंस्ड करता है, यदि वो इन्फ्लुएंस करता है फैक्ट इन इशू को या रेलिवेंट फैक्ट को। इसका क्या मतलब हुआ भाई? सेम कि ए ने बी का मर्डर किया, ए ने बी का मर्डर किया और बी ए क्या कर गया? भाग गया। तो ये क्या है? ये इसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, और ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है ना फैक्ट इन इशू को, फैक्ट इन इशू को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अभी मान लीजिए कि ए ने बी का क्या करा? ए ने बी का मर्डर किया और उसके बाद इसने पानी पिया। क्या ये रेलिवेंट फैक्ट है क्या? ऋषिका या शिवानी, शिवानी आप बताओ, क्या ये रेलिवेंट फैक्ट है? क्या ये फैक्ट इन इशू को क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है क्या? बताइए, पर माइक ऑन करो। मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो समझ रहे हैं कि भाग गया, तो ये क्या कर रहा है? ये फैक्ट इन इशू को इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन ए ने बी का मर्डर किया, उसके बाद उसने पानी पिया, ठीक है, तो ये चीज इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है फैक्ट इन इशू को, तो ये रिलेवेंट नहीं है। या कुछ भी मान लीजिए कि ए ने बी का मर्डर किया, उसके बाद इसने सोने की अंगूठी खरीदी, तो ये कुछ आपके फैक्ट इन इशू को रेलिवेंट नहीं कर रही, मतलब फैक्ट इन इशू को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही। तो प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो इन्फ्लुएंस करता है, मैंने क्या कहा? शब्दों में बहुत गहराई छुपी है, जो इन्फ्लुएंस करता है फैक्ट इन इशू को, तो ये सब क्या है? ये सब रेलिवेंट फैक्ट है। एक बार हैंड रेज करो, समझ में आया? मोटिव विच, देखो, फैक्ट्स विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स मोटिव और प्रिपरेशन ऑफ फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट। सेकेंड, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ पार्टी या एजेंट या अगेंस्ट हूम ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इफ सच प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस द फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट। ठीक है, अब देखो, A is accused. A is accused of B's murder. A is accused of B's murder. The following will be relevant fact. A ने B को मारा, तो relevant fact क्या क्या होंगे? A going to field with A, खेत में गया, तो ये क्या है? Previous conduct with knife, knife के साथ गया, तो ये क्या है? Preparation. A is saying before incident that he will take revenge of his father's death. कि ए क्या बोल रहा था? ए बोल रहा था कि मैं मेरे जो भी फादर है उसकी डेथ का बदला लूंगा, तो ये क्या है? मोटिव। फिर ए इज फ्लीइंग बिफोर द पुलिस अगेंस्ट एट द विलेज, जैसे ही पुलिस आई, मतलब जैसे ही पुलिस आई, ये शब्द देख लेंगे कि जैसे ही पुलिस आई उससे पहले वो भाग गया, तो ये क्या है? सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। ये क्या है? सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। तो ये सारी चीजें क्या होगी? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट। एक बार सब हैंड रेज कर दो सेक्शन से, आप याद करते जाओ। फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग और अपॉर्चुनिटी, मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, दे ऑल आर रेलिवेंट। और क्या करोगे? सबके सब, सारे के सारे एग्जाम्पल्स देखोगे, सारे के सारे एग्जाम्पल देखोगे। अब इसके अंदर देखो, एक बात बताती हूँ मैं आपको, स्टेटमेंट की बात, कि मान लीजिए, पहले पढ़ते हैं, देखो, conduct does not include statement, conduct does not include statement, only those statements are relevant which accompany and explain facts। क्या बोला मैम? समझ में नहीं आया? समझ कि मान लीजिए ये बोल रहा है कि कंडक्ट का मतलब, आपने जो बात कही प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, इसके अंदर बातें इंक्लूड नहीं है, स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं है। मैम क्या बोलना चाह रहे हो? मान लीजिए सेम एक इसके अंदर इलस्ट्रेशन है, आप देखना। मान लीजिए ए लड़का है, बी लड़की का रेप हुआ है, ठीक है, बी लड़की का रेप हुआ और बी लड़की ने जाकर क्या करी? एफआईआर दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज कराई, तो इसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट है।
ये क्या है, सबसीक्वेंट कंडक्ट है। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि क्या ए ने बी का रेप किया, तो ये इसने क्या करी, एफआईआर दर्ज कराई, तो ये क्या हो जाएगी, रेलिवेंट हो जाएगी। एक बार हैंड रेज करो, एक बार हैंड रेज करो, रेलिवेंट सबसीक्वेंट फैक्ट। लेकिन मान लीजिए ए का मतलब ए ने बी का रेप किया, समझना इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ए ने बी का रेप किया और जाकर बी ने सी को बोला या किसी को भी बोला कि ए ने मेरा रेप किया, तो इवन दो इसने मतलब इसने सर्कमस्टांसेस के बाद में कहा है, लेकिन जस्ट इसने क्या कहा है, स्टेटमेंट बोला है, इसने क्या कहा है, जस्ट स्टेटमेंट दिया है, तो ये रेलिवेंट फैक्ट नहीं। हैंड रेज करो, समझ में आया, स्टेटमेंट कंडक्ट में इंक्लूड नहीं होता, स्टेटमेंट कंडक्ट में इंक्लूड नहीं होता। गौरांश, वानी, ऋषिका, भूमिता, शिवानी, आप इसका पूरा इलस्ट्रेशन देख लेना, एक बार देखते हैं, देखना इलस्ट्रेशन दे रखा है, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 8। देखो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 5 से 55 सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यदि इसके अंदर इलस्ट्रेशन आ जाएगा तो देख लेते हैं, इसके अंदर नहीं है, मिलेगा, इसमें मिल सकता है। हम्म, देखो, the question is whether A was rapist. The fact that shortly after the Alice rape, she made a complaint relating to the crime. The circumstances under which and terms in which the complaint was made are relevant because it shows subsequent conduct of A. The facts that without making a complaint, she said that she had been rapist is revised, जो भी शब्द है, is not relevant as the conduct under this section, देखो बस इज नॉट रेलिवेंट, वो बाद में देखेंगे कि कब रेलिवेंट होगा, लेकिन इस सेक्शन के अंदर रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि जस्ट उसने क्या कहा है, उसने स्टेटमेंट दिया। वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, इससे मेंस में भी क्वेश्चन आए। मेंस में तो सबसे आईपीसी और एविडेंस के इलस्ट्रेशन इतने इंपॉर्टेंट है, आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हो, मेंस में क्वेश्चन आते हैं। एक बार क्वेश्चन आंसर समझ में आया, स्टेटमेंट कंडक्ट के अंदर कि जस्ट जाके उसने बोला कि मुझे तो, मान लीजिए कि मुझे इसने रेविश किया, मुझे इसने रेप किया, तो वो सब्सीक्वेंट कंडक्ट का पार्ट नहीं है। लेकिन सब्सीक्वेंट कंडक्ट का पार्ट क्या है कि यदि वो मतलब स्टेटमेंट अकेला सब्सीक्वेंट कंडक्ट का पार्ट नहीं। अब देखना कब स्टेटमेंट पार्ट बन जाएगा, समझ, कि मान लीजिए ए ने बी को मारा, ठीक है, अब क्या होते हैं, मारा या मान लीजिए ग्रीवियस हर्ट किया, फिर मान लीजिए जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं बोल रहे हैं कि जिसने भी बी का एक्सीडेंट किया है या जिसने भी बी को कुल्हाड़ी से मारा है, उसको पकड़ने के लिए कौन आ रही है, पुलिस आ रही है। और इस स्टेटमेंट से इंड्यूस्ड होकर इसने क्या करा, सबसीक्वेंट कंडक्ट करा, भाग गया वहां से। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया ना, ये रेलिवेंट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, यदि इस स्टेटमेंट से कोई कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड होता है, यदि इस स्टेटमेंट से कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं। एक बार हैंड रेज करो, दोनों एक्सप्लेनेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट। पढ़ो, आ जाइए, देखो, पहले conduct does not include statement, conduct does not include statement, only those statement are relevant which accompany or explain actual. फिर when conduct of any person is relevant, when conduct of any person is relevant मतलब भागना relevant था उस person का, any statement made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is relevant। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आ गया। एक्सप्लेनेशन देखो, मैं आपको समझा रही हूँ, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटिव प्रिपरेशन, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, इनको समझना इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट बट दोज कंडक्ट विच इन्फ्लुएंस, दोज स्टेटमेंट विच इन्फ्लुएंस्ड या विच इन्फ्लुएंसेस या विच इन्फ्लुएंस द कंडक्ट, दोज स्टेटमेंट्स विच इन्फ्लुएंस द कंडक्ट आर रेलिवेंट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, एक एक इलस्ट्रेशन करना है, सेक्शन 6 का, सेक्शन 7 का और सेक्शन 8 का।
आपको एक एक इलस्ट्रेशन पढ़ना है, बाकी क्लास कल करना। थैंक यू। एक बार समझ में आ गया 6 7 8? कभी कंफ्यूज नहीं होगे, एक बार हैंड रेज कर दो। 6 7 8 याद करना, और एक एक इलस्ट्रेशन करोगे आप, है ना। देखो, आप इलस्ट्रेशन को पढ़ोगे ना, अब आप क्या करोगे, अब आप सारी इलस्ट्रेशन पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी वे में समझ में आएंगे, और नहीं आते तो फिर आपको क्या करना है, पूछना है। ठीक है, थैंक यू।